बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेनेसांस की वीडियो नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर नंबर 4, उसको जरूर देखिएगा, जिसमें हमने 1400 से लेकर 1550 तक की गुफ्तगू की। अगर आप मजीद डिटेल में कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा कॉम्प्रिहेंसिव जो सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम, और जिसमें ये तमाम वीडियोस का जो डाटा बैंक है ये आपको मुयसर होगा। जब हम रेनेसांस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल नजर आता है, लोगों को अब दोबारा से सीखने का शौक जो है वो नजर आता है। इसको उर्दू में असर अहयाए नो या निशात सानिया भी कहा जाता है। ये पीरियड अब एलिजाबेथन पीरियड के साथ जो कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि रेनेसांस पीरियड एक लंबा पीरियड है। 1400 से लेकर रिवाइवल ऑफ लर्निंग का पीरियड भी इसमें ऐड करते हैं हम। इसमें 16वीं सदी का आगाज और एलिजाबेथन पीरियड जो है वो पूरा इसके अंदर शामिल करते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स प्लस राइटर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या थी, उन सारों के बारे में भी हम निगाह दोहराएंगे। एलिजाबेथन जो पीरियड है इसमें जो क्वीन एलिजाबेथ है उन्होंने 1559 में जो है वो मलका बनी है। इसके बाद 1564 में विलियम शेक्सपियर की पैदाइश हुई। 1568 में कैथोलिक मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनको बाद में मर्डर भी कर दिया जाता है। इनको बिहेड कर दिया जाता है बेबिंगटन प्लॉट में। बेबिंगटन प्लॉट का मतलब ये था कि ये कॉन्स्पायरेसी थी कि शी वाज ट्राइंग टू किल क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, और उस कॉन्स्पायरेसी का इल्जाम लगाकर इनको मार दिया जाता है। याद रहे उस दौर में प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक की बहुत शदीद फाइट थी, तो इस फाइट में किसी को मरवा देना एक बड़ा एक नॉर्मल तरीकाकार था। जब ब्लडी मैरी का पीरियड था तो उसने प्रोटेस्टेंट्स को तंग किया। जब क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड आया तो उसने उन लोगों को जो कि कैथोलिक थे उनको जो है किसी तरीके से पीछे रखने के लिए कोशिशें की। हमारे पास 1587 का एक पीरियड आता है जिसमें एग्जीक्यूशन की जाती है मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट की। याद रखें इनका बेटा जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड या जेम्स 1603 में बर्तानिया का बादशाह बनता है, और ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके साथ एलिजाबेथ पीरियड में स्पेनिश आर्मेडा डिफीट होती है। स्पेनिश आर्मेडा की 1588 में लंदन थिएटर क्लोज होते हैं प्लेग की वजह से। लोगों में ताउन की वबा दोबारा फूट पड़ती है। पेनल्टीज इंपोज होती हैं। जो लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड की सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करते और कैथोलिक सर्विसेज को ज्वाइन करना क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिलिप सेकंड स्पेन के स्पेनिश आर्मेडा दोबारा भेजते हैं, लेकिन तूफान की वजह से जो है वो उनका जहाजों का जो लश्कर है वो बिखर जाता है। 1599 में ग्लोब थिएटर दरिया के किनारे जो है वो तामीर किया जाता है। 1601 में पुअर लॉ एक पास किया जाता है जिसमें गरीब लोगों को कंपेंसेट करने के लिए पैरिशेज या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो गरीब लोगों को पैसा ले ऊपर से वालों से, गरीब और गरीब लोगों को दो। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट उनकी डेथ हो जाती है। ट्यूडोर डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जेन सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड ये जो है उनको जो है बादशाह जो है वो बनाया जाता है। अगर हम देखें तो इस पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड आता है और बड़ा एक लिटरेरी हाइट हमें नजर आती है। लिटरेचर की बहुत मशहूर जो है हमें राइटर नजर आते हैं सोनेट, पेस्टोरल फीचर्स ऑफ लिटरेचर, एलिगोरिकल कंपोजिशन ऑफ पोइट्री हमें नजर आती है। इसके अलावा वर्बल सोफिस्टिकेशन, म्यूजिकल क्वालिटी, ये तमाम चीजें हमें नजर आती है जो कि एडमंड स्पेंसर की पोइट्री में अगर हम देखें। शिफर्ड्स कैलेंडर एंड फेरी क्वीन ये एक इंपॉर्टेंट वर्क सर फिलिप सिडनी की सोनेट और इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री, और विलियम शेक्सपियर के प्ले और सर वॉल्टर वाले के लिरिकल क्वालिटी और हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पोइट्री में और प्रोज में भी। अब इस दौर में ड्रामा बहुत फ्लोरिश किया, और ड्रामे की रूट्स अगर हम देखें तो वो हमें बर्तानिया में इंग्लिश ओरिजिन में तकरीबन 11वीं सदी से ऑनवर्ड नजर आती हैं, और इट हैज इट्स ओरिजिन इन इंग्लिश इन रिलीजन टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग्स, लिटर्जिकल प्लेस, मजहबी प्लेस, क्रिश्चियन ट्रेडिशन को फॉलो किया गया। बाइबल की टेल्स ली गई, उनको एज ए मॉरल टीचिंग के तौर पर दिखाने के लिए डिपिक्ट किया गया कुछ अरसे तक चर्च के अंदर, फिर चर्च से बाहर, फिर ग्राउंड में, फिर इस तरह से ये थिएटर तक मूव होता गया। यानी एक प्रॉपर एक सीक्वेंस हमें नजर आता है। तो इसके अंदर एक यानी मॉरल टीचिंग का आंसर था। जीसस क्राइस्ट के लाइफ से चीजों को इकट्ठा किया जाता और फिर उनको डिपिक्ट किया जाता। अब इस दौरान मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि मजहबी वैल्यूज ली गई, बाइबल से जो है वो टेल्स ली गई, उनको डिपिक्ट किया गया। फिर इसके बाद कुछ मॉरल टीचिंग शामिल हुई खुद से। फिर मिस्ट्री प्लेस हमें नजर आते हैं जो कि पर्टिकुलरली बेस करते हैं जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे या बाइबल की उन स्टोरीज पे जिनको इंसान के पास बस नहीं है डिफाइन करना। इसके अलावा मेरिकल प्लेस जो कि सेंट्स को फोकस करते हैं उनको दिखाया जाता है। इसके अलावा उस दौर में विमेन का रोल नजर नहीं आता हमें, तो ये दो प्लेस हमें खास से नजर आते हैं। इसके साथ अगर हम देखें मेरिकल प्लेस सेंट्स की लाइफ और मिस्ट्री प्लेस बाइबल की लाइफ को डील करते हैं। लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता। बाद में नॉन बिब्लिकल पैसेजेस को भी इस्तेमाल किया गया, और ताकि मोरालिटी का आंसर दिखाया जा सके। पहला जो मेरिकल प्ले हमें नजर आता है द प्ले ऑफ सेंट कैथरीन, ये 1110 में जो है प्रेजेंट किया गया।
फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज में था, और मिरेकल्स या मार्टरडम ऑफ सेंट दिखाया गया इसमें। इसके अलावा मिस्ट्री प्लेस को कॉर्पस क्रिस्टी भी कहा जाता है। कॉर्पस क्रिस्टी का मतलब है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी ऐसे प्लेस जो कि जीसस क्राइस्ट की वैल्यूज टीचिंग्स को दिखाएं, उनको कॉर्पस क्रिस्टी भी कहा जाने लगा। मेरिकल प्ले किस तरह के प्ले थे, इनको पेजेंट्स भी कहा जाता था। और इसके अलावा जो मिस्ट्री या जो हमें नजर आती है प्ले के अंदर, वो मिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट या उन स्टोरीज को जिनको किसी तरीके से एक्सप्लेन करना रीजन से या लॉजिक से मुश्किल होता, तो वो मेरिकल प्ले हमें जो है वो नजर आते हैं, मिस्ट्री प्ले हमें नजर आते हैं। के साथ साथ अगर हम देखें मोरालिटी प्लेज उस दौर में, जिसमें गॉड कंसेप्ट ऑफ गुड वर्सेस बैड, सैटन का कंसेप्ट, मॉरल वैल्यूज, ये सारी हमें नजर आती हैं उस दौर में। इंटरलूड्स, इंटरलूड्स के बारे में अगर हम देखें तो इंटरलूड का लफ्जी मतलब है पास, दो चीजों के दरमियान का वक्फा। अब किसी भी प्ले के दौरान में शॉर्ट कोई फार्सिकल, कोई मजाया, कोई एक्टिविटी जो कि किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हो, और किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हो, उसको इंटरलूड कहा जाता है। तो ये एक शॉर्ट ड्रामेटिक पीस था। तो अमूमन ये एक मजाया किरदार इसको निभाता था। ये जो मेरिकल या मिस्ट्री प्लेस के जो एक्ट्स हैं, उनके दरमियान जो है एक शॉर्ट जो कंपोजिशन है ड्रामेटिक की, इसको पेश किया जाता था। रेगुलर ट्रेजेडी का जो आगाज है वो हमें 16th सेंचुरी में नजर आता है, कि जब ग्रीक और रोमन लिटरेचर से एक्सपोजर हुआ, तो हमें उसके फीचर्स हमें नजर आते हैं। ह्यूमन इमोशंस, लाइफ और उनकी वैल्यूज, और किस तरीके से इंसान गलती करता है और गलती की सजा पाता है, ये हमें नजर आता है इस ट्रेजेडी में। तो फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी कॉर्पोरट जो है वो एक रिवेंज थीम पे लिखी गई 1562 में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो रेगुलर कॉमेडी रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर 1550 में लिखी गई, जो कि एक रोमन कॉमेडी के ऊपर बेस करती है। इसके साथ साथ इंग्लिश ड्रामा अब इंस्ट्रक्शन से एंटरटेनमेंट की एक वजह बनता चला गया। किस तरीके से रिलीजियस वैल्यू से लेकर, मेरिकल मिस्ट्री प्ले से लेकर, लिटर्जिकल प्ले से लेकर, अब रेगुलर ट्रेजेडी, कॉमन ड्रामा, या ऐसा ड्रामा जो मॉरल पर्पस पे बनाओ, और कॉमेडी के फीचर जिसमें एड हुआ, हमें नजर आता है 16th सेंचुरी में। विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर 1564 में इनकी पैदाइश हुई। ये इनकी जगह पैदाइश है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन इवन। इसके साथ साथ बहुत सक्सेसफुल प्ले राइट, बर्ड ऑफ एवन के नाम से मशहूर 37 प्लेज इन्होंने लिखे, और 154 के करीब सोनेट्स लिखी। कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने लिखे थे, ये कंट्रोवर्शियल फिगर है कि 37 थे, 38 थे, और 37 या 38 में कुछ में इन्होंने मजीद राइटर्स के साथ मिलकर भी लिखा। इनके तकरीबन 8 भाइयों में से एक ये खुद थे, और इनके जो वालिद थे वो ग्लव मेकर थे। इनकी जो वालदा थी मैरी आर्डन, वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक था। विलियम ने एक किसान की बेटी से शादी की, एन हैथवे, और उनसे इनके 3 बच्चे हुए, जिसमें जो ट्विंस हैं वो जुरित और हैमनेट हैं, और सुजाना उनकी बेटी का नाम है। 1585 से लेकर कुछ 1592 तक के पीरियड में विलियम शेक्सपियर गायब हो जाते हैं। उस पीरियड को लॉस्ट ईयर कहते हैं। लॉस्ट ईयर के बाद अचानक से नुमदार होते हैं और बड़े मशहूर हो जाते हैं एज ए प्ले राइट के तौर पर। उस दौरान इनका मुकाबला यूनिवर्सिटी बिट्स के साथ होता है, जो कि इनको इनके जदीद स्टाइल की बुनियाद पर पसंद नहीं करते, और यहां तक कि रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट क्रो तक कह दिया। एक ऐसा शख्स जो कि अचानक से तरक्की करते हुए किसी मंजिलों पर पहुंच जाए, लेकिन वो दूसरों की नकाली करे, दूसरों को कॉपी करे। इसके अलावा एक थिएटर कंपनी के ये पार्ट थे, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। बाद में किसी डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने ग्लोब थिएटर बनाया दरिया के किनारे। इन्होंने जो ट्रेजेडीज लिखी और प्लेज लिखे, कॉमेडीज लिखी, जो चंद मशहूर हैं उनके सामने आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी, और कॉमेडी में ट्वेल्थ नाइट, द टेमिंग ऑफ द शिव, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट वगैरह शामिल हैं। हिस्ट्री के जो प्लेज उसमें हेनरी फोर, हेनरी फाइव, रिचर्ड द थर्ड वगैरह शामिल हैं। डेफिनेटली कंप्लीट लिस्ट मौजूद नहीं है। फॉर द कंप्लीट लिस्ट आप देखने के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेक्सपियर को रॉयल पैट्रोनेज शामिल था, इनको सपोर्ट शामिल थी जेम्स द फर्स्ट और क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट में। इनको बुलाकर जो है वो एक एक्टिविटी करवाई जाती थी, थिएट्रिकल एक्टिविटी। और उस दौर में कोई फीमेल कैरेक्टर नजर नहीं आता, और यहाँ तक कि अगर किसी को कोई किरदार पसंद ना आया तो वो उसको बुरा भला भी कहता, और आवाजें भी कसता, पत्थर भी फेंकता, प्याज भी फेंकता, टमाटर भी फेंकता लोगों के ऊपर। क्रिस्टोफर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स थे। मशहूर बायोग्राफर जोनाथन बेट का ये मानना है कि बोथ राइटर्स वर लॉक्ड इन अ कंपटीशन वेयर ईच इन्फ्लुएंस्ड द अदर। अब क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो एथिस्टिक व्यूज जो हैं उनको परेशानी में मुब्तला कर गए। इनकी वजह से एक और मशहूर यूनिवर्सिटी ब्रिट्स जो हैं उनको टॉर्चर भी किया गया कि भाई आप क्रिस्टोफर मार्लो के कमरे में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि एथिस्टिक हैं, तो उसके बारे में बहरहाल उनकी भी डेथ होगी, उसके बारे में हम देखेंगे। एल्डस हक्सले 1923 में नॉवल एंटिक हे में जो मार्लोज
की जो हिस्ट्री है प्ले एडवर्ड II, उसमें से एक लाइन लेते हैं, उसमें से एक वर्ड सुनते हैं और उसको अपना नॉवल का नाम रखते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम किया। डीडो क्वीन ऑफ कॉर्थिज पहला प्ले था, 1594 में पब्लिश होता है, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी 1587 से ऑनवर्ड होती है। सेकंड प्ले टैमरलिन द ग्रेट के दो पार्ट हैं। क्रिस्टोफर मार्लो ने तकरीबन 7 के करीब प्ले लिखे हैं, जिसमें 7वें में टैम्बोलिन द ग्रेट के पार्ट 1 एंड 2 को भी काउंट कर लिया जाता है। डॉक्टर फास्टस, शी ऑफ माल्टा, एडवर्ड II, मैसेकर एट पेरिस और क्वीन ऑफ कार्थिज शामिल हैं। क्रिस्टोफर मार्लो जो है उन्होंने किस तरीके से कौन सा प्ले कब लिखा, ये कंट्रोवर्शियल है कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। इनकी डेथ एक टेवर्न, एक सराय में खाने के बिल के ऊपर होती है और इन ग्राम फ्राइजर जो कि अनदर सीक्रेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब वो उनको मार देता है। बाद लोग ये कहते हैं कि हो सकता है किसी की इंस्टिगेशन पर या किसी की हिमायत पर इनको मर्डर किया गया। क्रिस्टोफर मार्लो को 1593 में अरेस्ट भी किया गया था एथीस्ट के चार्जेस पे। चंद ही दिनों बाद उनका मर्डर हो जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो ने पोइट्री भी लिखी और ओविड की जो पोइम्स है उनको भी, क्लासिकल रोमन पोइट है, उनको भी ट्रांसलेट किया। इसके बाद शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो को अपनी वर्स में ट्रिब्यूट पेश किया। मार्लो की मशहूर जो लाइन है, फेमस लाइन जो कि हमें नजर आती है, हु एवर हैज लव दैट लव नॉट अ फर्स्ट साइट, इस लाइन का इस्तेमाल, ये जो आपको आखिर में नजर आ रही है, इसका इस्तेमाल एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने किया। इसका मतलब नजर आता है कि विलियम शेक्सपियर फैमिलियर थे क्रिस्टोफर मार्लो से। और इसके बाद अगर हम देखें तो एडमंड स्पेंसर के बारे में, एडमंड स्पेंसर 1552 1599 तक का इनका लाइफ पीरियड है। गुर्बत में इनकी डेथ हुई। जो बेन जॉनसन है उनका मानना था कि ही डाइड फॉर द वांट ऑफ ब्रेड। चार्ल्स लैम, इनको पोइट भी कहते हैं, इन्होंने एलिजाबेथ बॉयल के साथ जो शादी हुई तो इन्होंने एमोरेटी सोनेट्स इनको डेडिकेट की। आयरलैंड में कुछ अरसा रहे 1580। स्पेंसर लिव्ड इन आयरलैंड 1580 से ऑनवर्ड। जर्मन फिलोसोफर हेनरिक बिकर्ट जो है स्पेंसर को चाइल्ड ऑफ रेनेसांस रिफॉर्मेशन कहते हैं। इनकी मैरिज जो सेलिब्रेशन है वो एपिथेलमियन में डिपिक्ट की गई है। इनको 15 पाउंड की तरफ का वजीफा मिला, लेकिन मदर ह्यूबर्स टेल की पब्लिकेशन के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वो वजीफा रोक लिया। इसके साथ साथ अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड भी इन्होंने डायलॉग की सूरत में लिखी। वर्ड्सवर्थ स्पेंसर को प्रेज करते हुए एम्बॉडीमेंट ऑफ नोबिलिटी और स्वीटनेस कहते हैं। इन दी फेट ऑफ नॉर्टन में एक लॉन्ग लंबी नोरेटिव पोइम है। विक्टोरियन पोइट फ्रांसिस थॉम्सन इन जो है एडमंड स्पेंसर को ट्रिब्यूट पेश करते हुए माय मास्टर स्पेंसर कहते हैं। स्पेंसर को पोइट भी कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स लैम ने इनको ये टाइटल दिया। सीएस लुइस ने स्पेंसर के बारे में कहा कि he was not one of great sonneteers, बहुत अच्छी सोनेट लिखने वाला नहीं था। ड्राइडन ने ये रिमार्क दिया कि शेक्सपियर हिमसेल्फ माइट नॉट हैव अचीव्ड सो मच, कि शेक्सपियर शायद इतना अचीव ना करता अगर उस दौर में स्पेंसर इतनी मेहनत ना करता। अब स्पेंसर के बारे में क्यों ऐसा कहा जा रहा है? स्पेंसरियन स्टेंजा की कंट्रीब्यूशन, स्पेंसरियन सोनेट की कंट्रीब्यूशन हमें नजर आती है। राइम स्कीम जो हमें तो मिलती जुलती नजर आती है। फिर इसके अलावा पेस्टोरल फीलिंग्स, इसके अलावा डेकोरेटिव लाइफस्टाइल, डेकोरेटिव जो लैंग्वेज का स्टाइल है, एलिगोरिकल फीचर हमें नजर आते हैं जो स्पेंसर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। डब्ल्यू बी येट्स ने स्पेंसर को द फर्स्ट सैलरीड मॉरलिस्ट कहा। द फर्स्ट सैलरीड मॉरलिस्ट से क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, इनकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि पहली दफा इनको वजीफा तैनात किया गया फेरी क्वीन लिखने पर, यानी एक किस्म का ही कुड बी कंसीडर्ड एज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वर्कड एज अ प्रोपेगेंडा एजेंट, के जो प्रोटेस्टेंट कॉज को सपोर्ट करते हुए कैथोलिक के अगेंस्ट लिख रहा था। मिल्टन ने एरिपेजिटी का स्पेंसर के बारे में कहा, और सेज एंड सीरियस पोइट होम आई डेयर बी नाउ टू थिंक बेटर टीचर देन स्काउट्स ऑफ इक्विनस। अलेक्जेंडर पोप ने स्पेंसर को ऐसी मिस्टर्स के साथ कंपेयर किया जिसके फॉल्ट्स हम देखते हैं लेकिन फिर भी हम प्यार करते हैं। व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड में आयरलैंड को एक डिजीज ज्यादा, यानी बीमारी ज्यादा जो है वो पोर्शन उन्होंने कहा। 1611 में फर्स्ट फोलियो ऑफ स्पेंसर वर्क जो है वो पब्लिश होता है। स्पेंसर के बारे में ये भी कहते हैं कि स्पेंसर ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी। ये बेन जॉनसन के रिमार्क्स से हमें पता चलता है क्योंकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज की वजह से वो इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीलूड की बुक थर्ड में स्पेंसर को स्वीट स्पेंसर के जो है नाम से मुखातिब करते हुए कहते हैं, मूविंग टू द क्लाउडेड हेवन। एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टेंजा डिवाइस किया खसूसी तौर पर अपनी पोइम फेरी क्वीन के लिए। ए बी ए बी बी सी बीसी और जो आखिरी लाइन है अलेक्जेंड्रीन 12 सिलेबल लाइन, पहली इयम्बिक पेंटामीटर वाली लाइन है 8 और बाकी जो है वो अलेक्जेंड्रीन 12 सिलेबल लाइन है इयम्बिक। इसको स्पेंसरियन स्टेंजा कहा जाता है। फेरी क्वीन लिखने का जो उनका प्लान था 12 किताबें था, लेकिन वो तकरीबन 7 के करीब ही जो है वो लिख पाए, यानी 6.5। पहली किताबें 1590 में और सेकंड सेट ऑफ 3 बुक्स 1596 में पब्लिश हुई। शिफर्ड्स कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन है पेस्टोरल पोइम्स की, 1579 में पब्लिश होती हैं रस्टिक स्टाइल में, और देहाती माहौल को दिखाया गया। लिकोरिकल फीचर्स में भी नजर आते हैं। फेरी क्वीन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एपिक पोइम है, लॉन्ग नरेटिव एपिक पोइम, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं नाइट्स की, हीरोज की, और एक नेकी के हसूल के लिए और बदी के खिलाफ जंग करते हुए हमें
नजर आते हैं। एमोरेटी एंड एपिथैलेमियन सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स हैं, स्पेंसर की कॉर्टशिप और मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं एलिजाबेथ बॉयल के साथ। कॉलिन क्लाउड होमोगेन एक ऐसा पॉइंट है, उसकी जर्नी के बारे में बताया जाता है। म्यूटेबिलिटी कैंटोज एक ऐसी कैंटोज हैं जो कि पोस्टह्यूमसली मरने के बाद शाया होती हैं, जो कि चेंज, म्यूटेबिलिटी, रिलीजियस वैल्यूज या फिलोसफिकल आइडियाज हमें दिखाते हुए नजर आते हैं। एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन और एस्ट्रोफेल भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर वॉल्टर रॉले के बारे में बात करें, 1552 और 1618 का पीरियड है। इंग्लिश एडवेंचरर, राइटर, नोबलमैन मशहूर हैं। सर वॉल्टर रॉले जो हैं एडवेंचरर के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं, और सर वॉल्टर रॉले को सिल्वर पोइट्स के नामों में भी शामिल किया जाता है, जिन्होंने इटालियन इन्फ्लुएंस के बरखिलाफ बरतानवी लैंग्वेज का जो वजन है बरकरार रखा उस दौर में। चूंकि इटालियन पोइट डांते और जो पेट्रार्क हैं, उसकी जो टीचिंग, उसकी वैल्यूज, उसकी जो स्टाइल है वो बड़ा पॉपुलर था बर्तानिया में, तो इनको सिल्वर पोइट के तौर पर ऐड किया जाता है कि भाई ये इनकी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में। 1603 में इनको जेम्स द फर्स्ट का एनिमी समझकर जेल में डाल दिया जाता है, डेथ सेंटेंस दी जाती है, 18 साल प्रोडक्टिव ईयर्स अपने जेल में रहते हैं। 1618 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि इनको कुछ अरसे के लिए रिहाई मिलती है, तो ये कहते हैं कि मैं एल्डोराडो अमेरिका में जाता हूँ और सोना तलाश करता हूँ, गोल्ड माइन। लेकिन ये वहां पर कोई भी ऐसा सोने का कोई ऐसा तलाश नहीं कर पाते, बहुत घूमते फिरते हैं, लेकिन आखिरकार नाकाम वापस लौटते हैं, तो उसको इस बुनियाद पर जो है वो मार दिया जाता है। और भी कुछ कॉन्स्पायरेसी थीरीज हैं कि किस वजह से मारा गया, लेकिन एक बड़ी वजह ये है। तो अपने प्रोडक्टिव ईयर्स इन्होंने गुजारे जेल में। सीएस लुइस इनको सिल्वर पोइट में ऐड करते हैं, जिन्होंने रेनेसांस जो इफेक्ट है वो उसमें किया। अब सॉरी, मैंने इसको 18 ईयर्स कहा, तो अब 13 ईयर्स इसको समझेंगे कि 13 ईयर्स इन्होंने प्रोडक्टिव अपने जेल में गुजारे और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सर फिलिप सिडनी के बारे में बात करेंगे। पोइट, नाइट, कर्टियर, सोल्जर, बहुत प्रोमिनेंट फिगर। एलिजाबेथन एज के जंग के दौरान जख्मी हुए और उस दौरान इनकी मौत हो गई। अपनी जो सोनेट है एस्ट्रोफेल एंड स्टीला पेनोलॉप डेवरेक्स को इन्होंने डेडिकेट की। बैटल ऑफ जुल्फन में जख्मी होते हैं और एक ही महीने के अंदर डेथ हो जाती है। एडमंड स्पेंसर इनकी डेथ को जो है वो एस्ट्रोफेल में जो है वो लिखते हैं, मौन करते हैं। कोई भी काम इनका जो है वो लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये मानना है कि इनकी डेथ में बहुत सारी, जब इनकी डेथ हुई तो इनका जो जनाजा था, इनका जो फ्यूनरल था, उसमें बहुत सारे मशहूर उस दौर के जो राइटर्स थे वो उन्होंने हिस्सा लिया। फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज वर्क अपीयर्ड इन 1598। ये चीज याद रखने वाली है कि लाइफ टाइम में इनका कोई वर्क शाया नहीं हुआ, बाद में शाया हुआ। इसके साथ स्पेंसर ने शिफर्ट्स कैलेंडर को सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया। 1591 में सर वॉल्टर वेले ने पोइम्स ऑन सर फिलिप सिडनी लिखी, जो कि एक किस्म की डेडिकेशन थी, एक ट्रिब्यूट था। सिर्फ फिलिप सिडनी ने पोइट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया एन अपॉलजी ऑफ पोइट्री में। फर्स्ट क्लास वाले पोइट जो कि सिर्फ लिखते हैं किस लिए, इंटेलेक्ट के लिए या टीचिंग के लिए या मोरालिटी के लिए। सेकंड क्लास ऑफ पोइट जो है वो लिखते हैं स्किलफुल तरीके से, और मास्टरी होती है, उनको लिखने में महारत होती है। और जो थर्ड क्लास पोइट है, दे वांट टू अपीज दे वांट टू राइट ओनली टू अपीज द मैसेस, और सिर्फ आवाम और लोगों को खुश करने के लिए। पहले में वो होमर का नाम लेते हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड में वो ओविड का नाम लेते हैं, थर्ड क्लास पोइट में वो किसी पोइट का नाम मेंशन नहीं करते। इसके साथ साथ जो डिवीजन किया उन्होंने पोइट्री की, रिलीजियस पोइट्री, फिलोसफिकल पोइट्री और जो कि इमेजिनेटिव पोइट्री है, उसमें उन्होंने डिवीजन की है। स्पेशल अटेंशन उन्होंने कहा थर्ड क्लास पोइट्री, जो कि नजर आती है, जिसमें हमें हेरोइक, ट्रेजिक, कॉमिक्स, डायरिक वगैरह नजर आती है। ऐसी पोइट्री जो कि ये स्पोर्टी टू पोइट्री, देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री। तो पहला क्रिटिक के तौर पर सर फिलिप सिडनी हमें नजर आते हैं। पहली जो ट्रेजेडी उन्होंने प्रेज की वो गॉर्बुडक थी। याद रखें उस वक्त तक गॉर्बुडक ही एक ट्रेजेडी लिखी गई थी बड़ी। शेक्सपियर की बड़ी मशहूर ट्रेजेडीज इनके डेथ के बाद वाले पीरियड में हमें नजर आती है, यानी 1595 से ऑनवर्ड 1605 का एक फर्टाइल पीरियड हमें नजर आता है। इसी तरह क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडीज है वो भी एक हमें बाद वाले पीरियड में नजर आती हैं। मेजर वर्क्स अगर हम देखें सर फिलिप सिडनी की, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, सोनेट सीक्वेंस, आर्केडिया, एक प्रोज रोमांस, अपॉलजी फॉर पोइट्री, द डिफेंस ऑफ पोइजी, एक लिटरी ऐसे। अब ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं, अपॉलजी फॉर पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एक सोनेट सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, आर्केडिया। इसके अलावा द लेडी ऑफ मे, 13 सोनेट्स, कलेक्शन ऑफ 17 सोनेट्स हैं वो। इसके अलावा सर फिलिप सिडनी चूंकि बड़े रिच थे, तो इन्होंने बहुत सारे राइटर्स की पैटर्नेज की सपोर्ट किया, इसमें एडमंड स्पेंसर वगैरह भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में बात करें, ऐसे 7 लोग जिनके बारे में जॉर्ज सेंट्सबेरी ने एक टर्म कॉइन किया, जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से तालीम याफ्ता थे। ये वो प्ले राइट थे जो अच्छी तालीम होने के साथ साथ अच्छे राइटर भी थे। तो जॉर्ज सेंट्सबेरी ने ये लफ्ज कॉइन किया यूनिवर्सिटी बिट्स, और इसमें रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और जो थॉमस नैश हैं ये कैम्ब्रिज से। इसका याद करने का तरीका यह है कि क्रिस्टोफर मार्ले को सी को फोकस करें और कैम्ब्रिज को याद रखें, और मार्लो के साथ आपको रॉबर्ट ग्रीन, जिसने अब स्टार्ट करो कहा विलियम शेक्सपियर को राइवल के तौर पर, और थॉमस नैश
इसको याद कर लें कि ये कैम्ब्रिज से इसका ताल्लुक था। जबकि बाकी जो बचते हैं जिसमें लॉज, जॉर्ज पेल जो है वो हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नजर आते हैं, नहीं हमारे पास दो लोग मजीद हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट नहीं थे लेकिन उनको इंक्लूड कर दिया जाता है उनके राइटिंग स्टाइल की वजह से, जिसमें जॉन लिली वगैरह भी शामिल हैं। अब जॉन लिली, जॉर्ज पेल और लॉज और इसके साथ साथ जो है ये जो प्ले राइट हैं इसको आप कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। अब थॉमस किड जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा लेकिन उसको भी इनमें ऐड कर लिया जाता है, तो ये मिलकर टोटल 7 बन जाते हैं। इसके साथ साथ थॉमस लॉज की हम पहले बात कर चुके हैं, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैच वगैरह शामिल हैं। अब इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपने जो बात पढ़ी इनको आप दोबारा भी सुन सकते हैं। इसको डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ने के लिए आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस जैसा कि विलियम शेक्सपियर के तमाम प्लेज और क्रिस्टोफर मार्लो के तमाम प्लेज, इस एज में तमाम राइटर्स की डिटेल की जो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस हैं वो मेरे पर्सनल कैटलॉग में मौजूद है, वो आप स्टडी करने के लिए जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप एक दफा दोबारा सुनकर चीजों को जहन में भी बिठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो आप बहुत जो क्रिटिकल इवेंट है उसमें आप डेट भी जहन में रखेंगे। कुछ राइटर्स ने 15-15, 20-20, 25-25 काम किए हुए हैं तो आप उन सबको याद नहीं रख सकते, तो लेकिन उस 15 या 20 में से जो 5 या 6 या 8 जो इंपॉर्टेंट हैं उनको जरूर आपको याद रखना होगा। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब यू विल बी रिवाइजिंग ऑल ऑफ दोस थिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। इन द वेरी फर्स्ट रिवीजन you'll have difficulty in memorizing things, so don't worry। सेकेंड रिवीजन में आपकी कुछ चीजें पक्की हो जाएंगी। इन द थर्ड रिवीजन you'll be getting a lot of things, और फाइनल रिवीजन बिफोर द एग्जाम दैट इज मैंडेटरी, और तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें अपने जहन में रखें। ग्रीन को फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर भी जो है वो कहा जाता है। के साथ हम देखें तो इनका जो पम्फलेट है रॉबर्ट ग्रीन का, द ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट बाय रॉबर्ट ग्रीन, जिसमें वो अपस्टार्ट क्रो कहते हैं विलियम शेक्सपियर को। मैं वजह बता चुका हूँ क्या वजह थी। के साथ ही हमारा ये वीडियो लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी फीडबैक को सजेशन में कमेंट सेक्शन में मुझे इतला दें। किसी सवाल की सूरत में भी आप मुझसे कोई रब्ता कर सकते हैं। तो ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।